हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास हमारी सोशल फार्मेसी की क्लास है। सोशल फार्मेसी की पहली क्लास है और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, यानी कि सोशल फार्मेसी से परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से जो है प्रीवियस ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे और साथ में जो है हम कुछ नए क्वेश्चंस को भी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो भी क्लास चलती है जो उसका पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया जाता है, तो आप पीडीएफ जो है अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ में जो क्लासेज है आप इनको इसलिए देखें ताकि जो है आपको टॉपिक समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि चैप्टर 1 में जो है आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी से परिचय। तो इसका पहला टॉपिक ये है कि सोशल फार्मेसी है क्या, सोशल फार्मेसी के बारे में हम जानेंगे। साथ में जो है सोशल फार्मेसी का जो स्कोप है उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशन हैं, कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन से हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, FIP डेवलपमेंट गोल, ये जो है आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस होने वाला है जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे इस चैप्टर के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है और इसी से जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कि गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में जो है आपको लिखना था। ये क्वेश्चन BTUP 2022 और 24 एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे जो है आपको शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर डिस्कस इन डिटेल अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो 3 या फिर 5 नंबर के जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम डिटेल से कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, MDG का फुल फॉर्म क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास। गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2020 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की घोषणा की थी। ठीक है, तो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की घोषणा कब हुई, वर्ष 2000 में हुई। ये सारे जो है यहाँ से MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की घोषणा कब हुई थी, वर्ष 2000 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 2000 में जो है यूनाइटेड नेशन ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की घोषणा की थी। ठीक है, तो यहां से जो है आपका MCQ भी बन सकता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक गरीबी। देखिए जो आपका यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है इसका उद्देश्य यही है कि वैश्विक गरीबी, ग्लोबल पॉवर्टी और दूसरे अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाए। मतलब पूरी दुनिया में जो है क्या है, गरीबी है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को जो है भोजन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जो है वो दूर किया जाए। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2020 जो है वर्ष 2000 में जो इसको जारी किया था। और इसका उद्देश्य था वैश्विक गरीबी और दूसरे जो भी आपकी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं उनको हल करना, उनका समाधान करना। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो है कुल 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें वर्ष 2015 तक जो है इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना था। ठीक है, तो कम से कम अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसका आंसर अपने शब्दों में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल कितने गोल थे, टोटल 8 गोल थे। और इनको जो है वर्ष 2015 तक जो है इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना था। ठीक है,
देखिए 2015 के बाद जो है मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल है इसकी समीक्षा की गई। वर्ष 2015 में जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की समीक्षा की गई और इसके बाद जो है इसको बदल दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, एसडीजी। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जब 2015 में समीक्षा किया गया उसके बाद जो है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है इसको परिवर्तित कर दिया गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है प्राप्त करना है 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है 2030 तक लागू किया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर का तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में लिख देंगे और जो आपके 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं आप सिर्फ इनका हेडिंग लिख देंगे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है तो आप जो है इन सभी गोल्स को लिखेंगे और उसके बारे में जो है एक एक लाइन के बारे में जो है एक एक लाइन जो है आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर हेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 8 मुख्य लक्ष्य, मेन 8 गोल्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, चलिए पहला है गरीबी और भूख उन्मूलन, इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, तो अत्यधिक गरीबी और भूख को समाप्त करना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पहला लक्ष्य था। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बहुत ज्यादा गरीबी जो है उसको खत्म किया जाए, कम से कम जो है ठीक है लोगों के पास ठीक है पहनने के लिए कपड़े हो और 2 टाइम का जो है क्या हो, खाना हो। ठीक है, उसके बाद है आपका सार्वभौमिक प्राथमिक चिकित्सा, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। मतलब सभी बच्चों को जो है ठीक है कम से कम जो है एक बेसिक एजुकेशन जो है सभी बच्चों को मिले। तो सभी बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध कराना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का दूसरा लक्ष्य था। ठीक है, तीसरे की बात की जाए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमन। ठीक है, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमन, तो महिलाओं को जो है समान अधिकार और समान अवसर जो है ये प्रदान किया जाए, ये जो है इसका यहाँ पर तीसरा गोल था। ठीक है, चौथे की बात की जाए बाल मृत्यु दर में कमी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर थी उसको कम करना, ये जो है इसका चौथा गोल था। 5वां था गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। तो देखिए प्रसव के दौरान जो भी यहाँ पर गर्भवती ठीक है प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर को कम करना, ये आपका 5वां गोल था। छठा था HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का उन्मूलन, कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, घातक बीमारियों की रोकथाम करना और उनका उपचार करना, ये जो है इसका यहाँ पर छठा गोल था। 7वें की बात की जाए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए हमारे पास जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण को बढ़ावा देना ताकि जो है ये नष्ट ना हो और लगातार जो है वो विकास भी होता रहे, सतत विकास जो है वो होता रहे। 8वां गोल था वैश्विक साझेदारी विकसित करना, मतलब दुनिया में जो भी देश हैं उनके बीच में जो है एक पार्टनरशिप हो सके विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तकनीकी सहयोग, टेक्निकल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो टोटल जो है 8 गोल जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो है वो यहाँ पर निर्धारित किए गए थे और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अगले पेज पे। तो टोटल जो है 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो यहाँ पे बनाए गए थे और इनको जो है इनकी हेडिंग आपको पता होना चाहिए। पहला है गरीबी और भूख उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर में कमी, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार, HIV, एड्स, मलेरिया और दूसरी बीमारियों का उन्मूलन यानी कि उनको खत्म करना, पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक साझेदारी। तो ये सारी हेडिंग जो है आपको याद होनी चाहिए और अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको जरूर से याद होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है जो कि BT-UP 2024 एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, चाहे 3 नंबर का, चाहे आपसे 5 नंबर का, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि MDG का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होता है, तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, डिफाइन सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी क्या है, सोशल फार्मेसी के बारे में लिखना है और इसका स्कोप लिखना है। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर हेडिंग पड़ जाएगी सोशल फार्मेसी, सामाजिक फार्मेसी। सोशल फार्मेसी जो है हेडिंग पड़ चुकी है। ठीक है, तो देखिए सामाजिक फार्मेसी यानी कि सोशल फार्मेसी, फार्मेसी का वह क्षेत्र है जो दवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और समाज के बीच संबंध का अध्ययन करता है। कहने का क्या मतलब है, सामाजिक फार्मेसी, फार्मेसी का एक ऐसा ब्रांच है, ऐसा क्षेत्र है जिसमें दवाओं, जो भी हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और जो भी हमारा समाज है, जो भी हमारा सोसाइटी है, उसके बीच का जो संबंध है, उसका जो अध्ययन है, किसमें करते हैं, सोशल फार्मेसी में करते हैं। ठीक है, सोशल फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर बात की जाए इसके मुख्य उद्देश्य की, तो समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी का पहला जो लक्ष्य है या फिर उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, जो भी आपकी दवाइयां हैं उनके उचित उपयोग को बढ़ावा देना, प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन को सुनिश्चित करना, और फार्मासिस्ट का जो भूमिका है, जो फार्मासिस्ट का रोल है, उसको और अधिक मजबूत करना और अधिक प्रभावी बनाना, यही जो है सोशल फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, आप इस चीज को समझ गए होंगे कि सामाजिक फार्मेसी, सोशल फार्मेसी, फार्मेसी का एक क्षेत्र है जिसमें दवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, हेल्थ केयर सर्विसेज और समाज के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है उसके बारे में भी जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज पे। अगला जो आपका यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। देखिए सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या है, इसका फील्ड क्या है, या फिर कहे कि इसका फंक्शन क्या है। तो टोटल 6 हेडिंग जो है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। दूसरा है फार्मासिस्ट की भूमिका, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सोसाइटी, दवा उपयोग और समाज, मेडिसिन यूज एंड सोसाइटी, स्वास्थ्य नीतियां और कानून, हेल्थ पॉलिसी एंड रेगुलेशन, सामुदायिक फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, दवा सुरक्षा और प्रभावशीलता, ड्रग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। अब इन्हीं सभी हेडिंग के अंतर्गत जो है हम इनको थोड़ा सा और विस्तार से जान लेंगे। ठीक है, पहला है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता। देखिए जो भी हमारा समाज है, जो भी हमारी यहाँ पर सोसाइटी है, उसको जो है उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो है वो जानकारी दी जा सकती है सोशल फार्मेसी के माध्यम से। ठीक है, तो मरीजों को और आम जनता को जो है दवाओं के सही उपयोग के बारे में शिक्षित करना, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और जो भी आपके दूसरे सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे हैं उन पर जो है लोगों को जागरूक करना। ठीक है, ये जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता के बारे में जो है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं भी रटने वाली बात नहीं है, आप इसको अपने शब्दों में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। फार्मासिस्ट की भूमिका, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। और देखिए समाज में जो है फार्मासिस्ट की जो यहाँ पर भूमिका है, रोल है, वह केवल दवा विक्रेता, ठीक है, दवा विक्रेता, मेडिसिन सेलर से आगे बढ़कर स्वास्थ्य परामर्शदाता, हेल्थ केयर कंसल्टेंट के रूप में विकसित करना। मतलब जो आपका पर फार्मासिस्ट है वो केवल जो है यहाँ पर बस ठीक है दवाओं की बिक्री ही ना करे, बल्कि लोग उसके पास सलाह लेने आए, हेल्थ केयर कंसल्टेंट के रूप में भी जो है एक फार्मासिस्ट को काम करना होगा। ठीक है, रोगियों को जो है दवा परामर्श, मेडिकेशन, काउंसलिंग प्रदान करना और उनके उपचार में सहायता करना। ठीक है, तीसरा है दवा उपयोग और समाज, मेडिसिन यूज एंड सोसाइटी। तो देखिए अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो आपके फैक्टर्स हैं वो दवा सेवन, मेडिसिन कंजप्शन को कैसे प्रभावित करते हैं इसका अध्ययन करना। दवा दुरुपयोग जैसे कि ड्रग एब्यूज हो गया, गलत दवा का उपयोग हो गया, और सेल्फ मेडिकेशन यानी कि खुद से दवाओं को लेना जैसी जो आपकी समस्याएं हैं उनको नियंत्रित करने में मदद करना। ठीक है, चलिए चौथे की बात करते हैं, स्वास्थ्य नीतियां और कानून, हेल्थ पॉलिसी और रेगुलेशन। तो सरकार की जो भी आपके यहाँ पर दवा की नीति है,
जो भी उसकी ड्रग पॉलिसी है, जो भी सरकार की नियम है, उनका अध्ययन करना और उनके प्रभावों को समझना। जो भी आपकी, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर आवश्यक दवाएं हैं, एसेंशियल मेडिसिन है, उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना और कम कीमत पर किफायती प्राइसिंग पे जो है दवाओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका सामुदायिक फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, जिसके बारे में जो है आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका यहाँ पर ग्रामीण एरिया है, शहरी क्षेत्र है, वहां पे जो है फार्मेसी की सेवाएं उपलब्ध कराना और प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में जो है फार्मासिस्ट का जो रोल है, जो यहाँ पर भूमिका है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, छठा है आपका दवा की सुरक्षा। ठीक है, दवा सुरक्षा यानी कि ड्रग सेफ्टी और प्रभावशीलता, ड्रग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। तो फार्माकोविजिलेंस के माध्यम से दवाओं की निगरानी करना, उनके साइड इफेक्ट की निगरानी करना, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना और जो भी आपके यहाँ पर नई दवाएं हैं उनके रिसर्च में जो है वो योगदान देना। तो ये जो है टोटल 6 स्कोप जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं सोशल फार्मेसी के। तो सोशल फार्मेसी क्या होता है, इस चीज को हमने इस क्वेश्चन में जाना है और साथ में सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इस चीज को भी जो है वो हमने डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो है आप इसको नंबरिंग करके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके भी जो है आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। कहीं भी जो है रटने वाली बात नहीं है, आप इस चीज को समझिए और खुद की भाषा में भी जो है आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आ चुका है। डिस्कस वेरियस डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। बीटीयूपी 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है 5 नंबर का। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। डिफाइन हेल्थ, हेल्थ को परिभाषित करिए, डिफाइन हेल्थ। ठीक है, डिफाइन हेल्थ, डिस्कस डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इसके आगे जो है आप लिख देंगे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डिस्कस डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। दोनों का आंसर जो है वो हम यहाँ पर सेम लिखने वाले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जो है दोनों का आंसर रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, तो देखिए हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, बीमारियों से मुक्त है। ठीक है, हेल्थ जो है केवल बीमारी या फिर कमजोरी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल और सामाजिक, सोशल, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से अगर वो पूर्णतः स्वस्थ है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। ठीक है, स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। ठीक है, कहीं भी जो है यहाँ पे रटने वाली बात नहीं है। हेल्थ के बारे में जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हेल्थ के डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस का मतलब होता है आयाम या फिर हेल्थ के अलग अलग प्रकार। पहला है आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए अब जो है एक एक करके जो है हम इन सभी को डिस्कस कर लेंगे। पहला है आपका शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ का मतलब यही है कि जो भी व्यक्ति है, जो उसका शरीर है वो सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। तो इसमें व्यक्ति का शरीर जो है सामान्य रूप से कार्य कर रहा है
और इसको जो है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, व्यायाम, एक्सरसाइज और उचित आराम के द्वारा जो है फिजिकल हेल्थ को यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य को जो है वो मेंटेन रखा जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। ठीक है। सेकंड है आपका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तो देखिए मानसिक स्थिरता और तनाव मुक्त जीवन इसके लक्षण है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है इमोशनली स्टेबल है, स्ट्रेस फ्री है, तो ये आपका मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। इसके लिए जो है आत्म स्वीकृति होना चाहिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसे कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में अगर आप फेल हो गए, चलिए कोई बात नहीं, आप अगले साल फिर तैयारी करेंगे और आप पास होंगे। मतलब आपके पास जो है सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जो कि मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। ठीक है। तीसरा है आपका सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। ठीक है। तो देखिए जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं या फिर जो भी हमारा समाज है, उनके बीच में जो है एक सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा जो है, किसी भी तरह का जो आपका विवाद है वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें समाज में जो है सामंजस्यपूर्ण संबंध, हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाए रखना, सहयोग हो गया, सहानुभूति हो गया, अच्छा सामाजिक व्यवहार हो गया, इस पे जो है सामाजिक स्वास्थ्य आधारित होता है। ठीक है। और चौथा है आपका स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो देखिए अलग अलग जो आपके लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, उनका अलग अलग जो है वो संप्रदाय है, धर्म है। तो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स लाइफ और आंतरिक शांति, इनर पीस, और इस चीज को जो है ध्यान, जैसे कि मेडिटेशन, योगा और नैतिकता यानी कि एथिक्स जो होता है, वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, स्पिरिचुअल हेल्थ को बढ़ावा देता है। ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के डायमेंशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। अब जो है हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की। हेल्थ जो हमारा स्वास्थ्य है, इसे कौन कौन प्रभावित करता है, कौन कौन इसको डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारक। ठीक है। बल्कि स्वास्थ्य जो है केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह जो है कई सारे कारणों पे जो है यह निर्भर करता है, जिन्हें स्वास्थ्य के निर्धारक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। ठीक है। तो स्वास्थ्य जो है कई सारे कारणों पर निर्भर करता है, कई सारे कारकों पर निर्भर करता है, जिसे स्वास्थ्य के निर्धारक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहा जाता है। और ये जो फैक्टर हैं, ये व्यक्ति, समाज और पर्यावरण से जुड़े होते हैं और हमारे स्वास्थ्य को, हेल्थ को सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो देखिए कोई भी बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट से पैदा होता है, उसके पेरेंट जो है उसको डीएनए देते हैं, जो भी जीन्स जो है उसको उसके पेरेंट से मिलता है। तो ये जो आपका पर जीन्स है, जो आपका पर आनुवांशिकी है, वो भी जो है किसी बच्चे को जो है वो प्रभावित करता है कि उसे कोई रोग होगा या फिर नहीं होगा। आपने बहुत सारे जो है आपने जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा, आनुवांशिक रोगों के बारे में सुना होगा, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलता रहता है। ठीक है। तो क्या लिखा गया है, जन्मजात गुण जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता और बीमारियों की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। मतलब आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से जो है किस तरह के जीन्स मिला है, किस तरह का डीएनए मिला है, ये इस चीज को जो है यहाँ पर निर्धारित करता है कि आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी अधिक अच्छी है, कितनी अधिक विकसित है, आपको कोई बीमारी होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है। सेकंड है आपका एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके आसपास का पर्यावरण कैसा है, क्या वहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषण है, क्या वहां पे बहुत ज्यादा जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जहां पे आप रहते हैं क्या वहां पे साफ सफाई है या फिर नहीं है, ये सभी चीजें भी जो है आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरणीय कारक जैसे कि जलवायु हो गया, स्वच्छता हो गया, वायु की क्वालिटी हो गया, एयर क्वालिटी हो गया, प्रदूषण हो गया, ये सभी जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका सामाजिक और आर्थिक स्थिति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे राज्य, ऐसे देश जहां के लोग अमीर हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास शिक्षा है, तो उनका जो स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। तो
अगर किसी का इनकम लेवल अच्छा है, वो शिक्षित है, उसके पास अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा है, तो उसका जो स्वास्थ्य होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। तो आय स्तर, शिक्षा, रोजगार का भी जो है स्वास्थ्य पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है आजीविका और कार्य करने की स्थिति, ऑक्यूपेशन एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो देखिए जो भी एम्प्लॉय है, जो भी स्टाफ है, वो किस टाइप के जगह पे कार्य कर रहा है, क्या वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है या फिर वहां पे बहुत ज्यादा तनाव है, स्ट्रेस है, उसको किस टाइप का काम करना पड़ रहा है, बैठे बैठे काम करना पड़ रहा है या फिर उसको बहुत ज्यादा मजदूरी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये सभी चीजें भी जो है वो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे बहुत ही प्रभाव डालती है। ठीक है, सुरक्षित कार्यस्थल पे तनाव और शारीरिक परिश्रम स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका फैक्टर है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, तो देखिए आपके आसपास कोई हॉस्पिटल है या फिर नहीं है, वहां पे जो है स्वास्थ्य जो भी आपकी सुविधाएं होती हैं उनकी जो है यहाँ पर उपस्थिति है कि नहीं है, ये चीज भी जो है बहुत ज्यादा जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है कि आपके एरिया में जो है, ठीक है, मेडिकल सर्विस कैसी है, क्या वहां पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्या वहां पे दवाइयां उपलब्ध है या फिर नहीं है। तो ये सारे फैक्टर भी जो है स्वास्थ्य में जो है ये स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला है आपका सरकारी नीतियां और कानून, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लॉ। तो देखिए जो भी आपकी सरकार है वो आपके स्वास्थ्य को लेकर जो है कितना बजट अलॉट करती है, कौन कौन से स्वास्थ्य प्रोग्राम चलाती है, ये सभी चीज, तो ये सभी चीजें भी जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य नीतियां, हेल्थ पॉलिसी, खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी, टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाएं भी जो है वो क्या करती हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और स्वास्थ्य में जो है वो सुधार लाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन में पूछा गया था इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर क्या करता है, किसी चीज को इंडिकेट करता है, किसी चीज के बारे में सूचित करता है, किसी चीज के बारे में जो है वो क्या करता है, हमें बताता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के डायमेंशन क्या होते हैं, हेल्थ को ऐसे कौन कौन से कारक हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं, और अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। हम कैसे पता करेंगे कि किसी एक जिले में, किसी एक गांव में, किसी एक देश का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो अच्छा है और किसी दूसरे का बुरा है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, स्वास्थ्य सूचक, हेल्थ इंडिकेटर जो है कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो किसी समुदाय या फिर देश के स्वास्थ्य स्तर, हेल्थ स्टेटस को दर्शाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम जो है क्या है, एक आपका पैरामीटर है, मापदंड है कि आपने पूरे साल क्या पढ़ाई किया है। वैसे ही सरकार ने जो भी हेल्थ प्रोग्राम चला रखे हैं, जो भी हेल्थ पॉलिसी है, ठीक है, उसका असर जो है वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, इसका पता कैसे लगेगा, हेल्थ इंडिकेटर से पता लगेगा। और इसका फायदा ये होगा कि जो भी सरकार है, जो भी आपके यहाँ पर दूसरे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जो है नए नियम बनाने में जो है उनको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, और वो क्या करेंगे कि जो भी उनके यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनमें वो और ज्यादा जो है वो इंप्रूवमेंट ला पाएंगे, सुधार ला पाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके जो है हम कुछ हेल्थ इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका जन्म दर, बर्थ रेट। तो प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाले कुल जन्मों की संख्या। ठीक है, तो 1000 जनसंख्या पे जो है एक वर्ष में जो है कुल कितने बच्चे जन्मे, इसी को क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मृत्यु दर, डेथ रेट। प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली कुल मृत्यु की संख्या जो है डेथ रेट कहलाती है। ठीक है, तीसरा है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, CMR। सबका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, CMR। प्रति 1000 जीवित जन्मे, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु दर। ठीक है, तो टोटल अगर 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से जो है 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों का जो उम्र है, उनके भी जो है कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला है आपका मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में प्रसव के दौरान या फिर उससे संबंधित जटिलताओं से होने वाली माताओं की मृत्यु, यानी कि जो भी यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी हैं, ठीक है, उनमें जो है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान कितने की जो है यहाँ पर डेथ हो गई, या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है उसके वजह से जो है कितने, ठीक है, माताओं की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला है आपका
जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए पहले क्या होता था कि जीवन प्रत्याशा जो है बहुत ज्यादा कम हुआ करता था, लोग 40 साल 50 साल की उम्र तक जो है वो जीते थे, लेकिन आज जो है 70 साल 80 साल 90 साल तक की जो है उम्र तक लोग जी रहे हैं। तो किसी व्यक्ति की औसत अपेक्षित जीवन अवधि जो जन्म के समय जो है वो निर्धारित की जाती है। ठीक है, अगला है बीमारी की दर मॉर्बिडिटी रेट। तो किसी विशेष समय में प्रति 1000 जनसंख्या में जो है कितने व्यक्ति बीमार हैं, इससे भी जो है हमें उस एरिया के उस समुदाय के हेल्थ इंडिकेटर के बारे में पता चलता है। अगला है प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट। तो प्रति महिला औसत बच्चों की संख्या जो कि वह अपने प्रजनन काल में जन्म देती है, मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर एवरेज निकाला जाता है कि प्रति महिला जो है उसके कितने बच्चे हैं, 1 या फिर 2। ठीक है, चलिए अगला आपका है टीकाकरण कवरेज। कितने प्रतिशत जनसंख्या को जो है वो आवश्यक टीके लगा दिए गए हैं। और नवा है आपका चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, मतलब प्रति 1000 जनसंख्या पे जो है कितने डॉक्टर्स कितने बेड जो हैं वो उपलब्ध हैं। प्रति 1000 जनसंख्या पे जो है डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और जो भी आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी संख्या क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ के डायमेंशन क्या है, हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिखिए, अलग अलग जो है आपको कॉपी आपको बना लेनी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वहां से जो है क्वेश्चन बीटीयूपी 2023 एग्जाम में आ चुका है। डिफाइन सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी को परिभाषित करिए और डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। बीटीयूपी 2023 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए सोशल फार्मेसी के बारे में हमने लिखा है कि सोशल फार्मेसी है क्या। ठीक है, सोशल फार्मेसी क्या है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है आप इसको लिखेंगे कि सोशल फार्मेसी है क्या। उसके बाद जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, यही जो है आपको लिख देना है इस क्वेश्चन के आंसर में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में हमने जिन भी हेडिंग को डिस्कस किया है वो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। ये क्वेश्चन 2023 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपका वो टॉपिक रेडी है तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से जो है 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन बीटीयूपी 2022 एग्जाम में पूछा गया है 5 नंबर का। क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के द्वारा जो है लागू किए गए किसी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जो है आपको लिखना है, उनका नाम लिख देना है। और अगला पूछा गया इसी में कि डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उनको लागू करने में जो है फार्मासिस्ट का क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए और देखिए इसी टॉपिक से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। बीटीयूपी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर का। दोनों का जो आंसर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, दोनों का जो आंसर है वो सेम आंसर होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के द्वारा जो है लागू किए गए 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। पहला है जननी सुरक्षा योजना JSY, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको जो है 1500 2000 रुपए जो है कुछ इस तरह का जो आपका यहाँ पर अमाउंट है वो जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को फ्री ट्रीटमेंट, मुफ्त इलाज और कैशलेस डिलीवरी की सुविधा प्रदान करना। तो जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं, जो भी आपके सरकारी हॉस्पिटल
सेंटर्स है वहां पे जो है ये सारी योजनाएं जो है वो चलती है। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के अंतर्गत क्या है कि जो है यहाँ पे जो है, ठीक है, नवजात बच्चों यानी कि आपका 0 से लेके 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग यानी कि निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाती है और उसका जो उपचार है वो किया जाता है। अगला है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो प्रत्येक गांव और शहरी क्षेत्रों में जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को जो है वो अपग्रेड किया गया है इस योजना के अंतर्गत। अगला योजना है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। तो दूर दराज जो भी आपके रिमोट एरिया हैं, जो भी आपके पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पे जो है मोबाइल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रदान की जाती हैं इस योजना के अंतर्गत। और आपका छठवा है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP। तो जो आपका ये प्रोग्राम है, यह कार्यक्रम जो है HIV एड्स की रोकथाम, उसके नियंत्रण और एड्स या फिर HIV जो भी आपके रोगी है उनकी देखभाल और उनके उपचार के लिए जो है चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसमें फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में जो है फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो देखिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो है स्वास्थ्य सेवा में बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है ये जो है स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है क्या है महत्वपूर्ण है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जो है लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना, रोगों की रोकथाम करना और उपचार की गुणवत्ता को बढ़ाना है। फार्मासिस्ट इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल है सबके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहला है फार्मासिस्ट दवाइयों के वितरण और प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। देखिए कोई भी आपका हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है वहां पे दवाइयां क्या है जरूरी है, तो फार्मासिस्ट जो है दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके मैनेजमेंट में जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। फार्मासिस्ट यह सुनिश्चित करते हैं कि दवाइयां सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से जो है मरीजों तक पहुंचाई जाए। ठीक है, अगला है फार्मासिस्ट रोगियों को दवाइयों के सही उपयोग, उनके दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देते हैं। फार्मासिस्ट यह भी सलाह देते हैं कि ठीक है कैसे दवाइयों का सेवन करना चाहिए, मरीजों को किसी भी जटिलता से बचने के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, तीसरा है फार्मासिस्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, टीकाकरण और दूसरे स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, दूसरे स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूकता करते हैं या फिर उनको जागरूक करते हैं। ठीक है, तीसरा है फार्मासिस्ट अलग अलग राष्ट्रीय या फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत हेल्थ स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य जांच और निगरानी में भी योगदान करते हैं। वे मरीजों के इलाज के दौरान दवाइयों के प्रभाव का परीक्षण करते हैं और किसी भी दवा के ठीक है साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे किसी भी समस्या का जो हल है वो समय रहते किया जा सके। फार्मासिस्ट जो है टीकाकरण अभियानों में, वैक्सीनेशन में भी भाग लेते हैं। विशेष रूप से बच्चों और वृद्धों को टीके लगाने में मदद करते हैं। इसके अलावा वे रोगों की रोकथाम के लिए उपायों की भी सलाह देते हैं। ठीक है, तो एक फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है सभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, आप इस चीज को जो है इसके आंसर में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, दोनों का जो है आप सेम आंसर लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो हैं वो हमारे देश में चल रहे हैं। ठीक है, और जो है फार्मासिस्ट की जो है क्या भूमिका है इन सभी प्रोग्राम्स में। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। देखिए भारत की नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, BTUP 2022 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन यानी कि भारत का जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी
क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मतलब क्या है, NHP। NHP फुल फॉर्म पूछा जा सकता है 1 नंबर का। ठीक है, तो देखिए भारत की पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लागू की गई थी, 1983 में लागू की गई थी। ठीक है, भारत की जो है पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 1983 में लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। इसके बाद जो है वर्ष 2002 में और वर्ष 2017 में जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी को जो है संशोधित किया गया, मॉडिफाई किया गया, कुछ इसके अंदर बदलाव किया गया ताकि बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो है सभी नागरिकों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। हेल्थ पॉलिसी को जो है समय समय पर बदला जाता है ताकि बदलते सामाजिक, आर्थिक और महामारी संबंधी जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना किया जा सके। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में जो है 3 नंबर का ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए जो हमारा वर्ष 2017 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का जो है उसने फोकस किया है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर, मतलब बीमारियों को होने ही न दिया जाए, और प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करने पे जो है विशेष ध्यान दिया गया है 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत जो है, ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत जो है, सॉरी ये जो आपका क्वेश्चन है 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछा गया। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। और अगर आप इस 5 नंबर के क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो अगर आपसे 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से लिख लेंगे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, या फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी को जो है भारत में कब लाया गया था, इसके बारे में जो है आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने जो है आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शुरू की, जिससे आर्थिक रूप से जो भी कमजोर लोग हैं उनको मुफ्त और कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा दिया गया है, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया गया है, जिसके माध्यम से ऐसे एरिया जहाँ पे कि हॉस्पिटल्स नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, वहां तक के जो लोग हैं उनको भी जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारी हेल्थ पॉलिसी है इसके अंतर्गत जो भी आपके गैर संक्रामक रोग हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनकी रोकथाम, ठीक है, मेंटल हेल्थ हो गया, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं या फिर मेडिकल कॉलेज हैं उनके विकास को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में जो है सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है इसमें सरकार के साथ भी जो है निजी क्षेत्र भी जो है इसमें काम कर सके। ठीक है, अगला है हालांकि देखिए जो भी हमारे यहाँ पर हेल्थ पॉलिसी है अगर उससे हमें प्रभावी बनाना है तो उसके लिए जो है हमारे पास हेल्थ केयर वर्क फोर्स होनी चाहिए, डॉक्टर्स होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, जिससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। और साथ में जो है जो हमारा हेल्थ का बजट है, स्वास्थ्य का जो बजट है उसके अंदर भी जो है वृद्धि करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे देश का हेल्थ पॉलिसी होगा अगर उसको सही से फॉलो किया जाएगा तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको हमें 2030 तक प्राप्त करना है, उससे प्राप्त करने में जो है हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होगी। अगर हमें SDG को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक अगर हमें प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2024 में आ चुका है, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में डिस्कस करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है,
चलिए नेशनल हेल्थ मिशन हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं और इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल हेल्थ मिशन को जो है वर्ष 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम को जो है वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम 2005 और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एनयूएचएम 2013 को शामिल किया गया है। ठीक है, तो एनएचएम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एनयूएचएम। ठीक है, देखिए नेशनल हेल्थ मिशन का जो है उद्देश्य यही है कि जो भी आपके नागरिक हैं, खास तौर पे जो कि आपके जो हैं ग्रामीण एरिया से हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं है, उनको जो है अफोर्डेबल, सस्ती, एक्सेसिबल, सुलभ और क्वालिटी यानी कि गुणवत्तापूर्ण जो है हेल्थ केयर सर्विसेज जो है प्रदान की जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मातृ मृत्यु दर में कमी, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर में कमी, स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारा हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको और ज्यादा जो है मजबूत करना, मतलब अलग अलग एरिया में जो है नए हॉस्पिटल्स को खोलना, वहां पे नए स्टाफ की पोस्टिंग करना, प्रोवाइड फ्री एसेंशियल मेडिसिन, मुफ्त आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराना और एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, सभी के लिए जो है हेल्थ केयर सर्विस जो है वो उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये जो है आपका नेशनल हेल्थ मिशन का जो है वो क्या है, उद्देश्य है। आप इसको जो है हिंदी में लिख सकते हैं, साथ में जो है अगर आप चाहें तो आप जो इसको इंग्लिश में भी जो है आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। जननी सुरक्षा योजना हो गया, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया। ठीक है, इन सभी कार्यक्रमों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गया, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हो गया, और आशा कार्यकर्ता, आशा का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जो है आशा का फुल फॉर्म होता है। तो प्रत्येक गांव में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य, ठीक है, कार्यकर्ता, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर तैनात करना, जो कि स्वास्थ्य जागरूकता और सेवाओं में जो है वो क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेशनल हेल्थ मिशन की जो है वो अचीवमेंट्स क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन को लागू करने से जो है क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। देखिए नेशनल हेल्थ मिशन आने के बाद गांव-गांव में भी जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो डिलीवरी बहुत अधिक हो गई है, जिससे क्या हुआ है कि मदर और चाइल्ड की जो डेथ है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। सेकेंड, टीकाकरण का जो दर है वो क्या है, बढ़ा है, जिससे जो है बच्चे जो है वो बीमारियों की चपेट में नहीं आ रहे हैं। तीसरा है जो भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीएससी है, पीएससी है, जो भी आपके सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। गांव-गांव के अंदर जो है आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, नए सीएससी पीएससी खुले हैं। चौथा है आपका आशा वर्कर्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य जागरूकता, हेल्थ अवेयरनेस को जो है वो बढ़ावा दिया गया है। एनएचएम का जो है ये क्या है, अचीवमेंट है। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत जो है कुछ मुख्य योजनाओं के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। साथ में जो है नेशनल हेल्थ मिशन के फायदे क्या हुए हैं, इसके बारे में भी जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे जो है हमें एक नोट लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को वर्ष 2000 में लाया गया, 2015 तक उसको पूरा करना था।
फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की समीक्षा की गई और उसको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में उसको बदल दिया गया, जिसको जो है वर्ष 2030 तक जो है हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया। इसके अंतर्गत जो है टोटल 17 लक्ष्य हैं, 17 गोल्स हैं जो कि 2030 तक जो है हमें प्राप्त करने हैं और एक बेहतर और सतत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जो है इन सभी लक्ष्यों को बनाया गया है। ठीक है, इन लक्ष्यों में क्या क्या है? पहला है गरीबी उन्मूलन, नो पॉवर्टी, भूखमरी समाप्ति, जीरो हंगर, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी, स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने पर केंद्रित है। मतलब हमें जो है अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए जो है हमें अपना सामाजिक और आर्थिक विकास करना है और इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों, संगठनों और नागरिकों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। यह एक समावेशी, इंक्लूसिव और अस्थायी सस्टेनेबल विश्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, तो एसडीजी के बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एफआईपी डेवलपमेंट गोल। एफआईपी डेवलपमेंट गोल के बारे में जो है हमें डिस्कस करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एफआईपी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। एफआईपी डेवलपमेंट गोल इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एफआईपी जो है एक क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक संगठन है जो कि फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस और फार्मासिस्ट शिक्षा के विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने जो है एफआईपी डेवलपमेंट गोल को स्थापित किया है, बनाया है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और वैश्विक फार्मेसी क्षेत्र, ग्लोबल फार्मेसी सेक्टर को सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो है ये केंद्रित करता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ मुख्य लक्ष्य क्या है उसके बारे में जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एफआईपी के मुख्य विकास लक्ष्य, पहला है वैश्विक स्वास्थ्य सेवा, ग्लोबल हेल्थ केयर, लोगों तक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ दवाएं पहुंचाना। ठीक है, लोगों को जो है अच्छी क्वालिटी की दवाएं कम कीमत पर मिले। फार्मेसी शिक्षा प्रणाली, फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना और नए रिसर्च को बढ़ावा देना। उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी और सुरक्षित दवाओं का उत्पादन सुनिश्चित करना। डिजिटल हेल्थ और टेक्नोलॉजी, फार्मेसी में डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोगों को बढ़ावा देना। औषधीय अनुसंधान और नवाचार, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन, तो नई दवाओं और नई उपचार विधियों के विकास को प्रोत्साहित करना। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण के अनुकूल दवा निर्माण और फार्मेसी के फील्ड में जो है ग्रीन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना। तो ये जो है एफआईपी के क्या है? डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो इसी के साथ में जो आपका ये चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे, सभी के आंसर आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। साथ में आप टाइम टू टाइम जो है इसका रिवीजन भी करते रहिए। जो उसका पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से अपने जो नोट्स हैं उनको भी जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद जो स्टूडेंट्स हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में।